Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's lecture, we will discuss the physics class 9th, chapter number 4, and its lecture number 2, which is from rigid body till center of gravity. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and also press the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, in today's video we will discuss the what is a rigid body, axis of rotation, moment of force, line of action of force, moment arm, center of mass, principle of moments and the center of gravity. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है. एज़ यू ऑल नो कि जितनी भी बॉडीज़ हैं वो बेशुमार पार्टिकल से मिलके बनती हैं, और इस तरह की बॉडी जिसके ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई करें लेकिन वो अपनी शेप को चेंज ना करे बल्कि बिल्कुल पहले जैसी ही रहे, बिफोर अप्लाइंग फोर्स जैसी ही, ऐसी बॉडी को कहा जाता है रिजिड बॉडी. डियर स्टूडेंट्स, इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं. लाइक आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, आप चेयर ले लें, टेबल ले लें, कोई भी हार्ड स्मूथ बॉडी ले लें जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने के बावजूद वो बॉडी एज इट इज़ अपनी पहले जैसी ही स्टेट में रहती है, इस तरह की बॉडी को कहा जाता है रिजिड बॉडी. डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ऐसी बॉडीज़ जो कि अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं वो रिजिड बॉडीज़ नहीं कहलाती. लाइक आप डेली लाइफ में बैलून की एग्जांपल ले सकते हैं. बैलून के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो बैलून पहले जैसी फॉर्म में नहीं रहता बल्कि उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है. तो दैट्स नॉट द एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी. Dear students, now I'll read what is rigid body. A body is composed of large number of small particles. If the distance between all pair of particles of the body do not change by applying a force, then it is called a rigid body. For example, dear students, आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायमंड की पिक्चर दिखाई दे रही है. दैट्स आल्सो द एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी. आप डायमंड के ऊपर फोर्स लगाती हैं बट डायमंड एज इट इज़ ही रहता है, इसकी शेप नहीं चेंज होती. सो इट्स द एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन. डियर स्टूडेंट्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है जब कोई भी बॉडी एक पॉइंट के गिर्द रोटेट करती है. जिस एक्सिस के गिर्द वो रोटेट कर रही होगी उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है. लाइक डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं डोर्स को. जब आप डोर को ओपन या क्लोज करते हैं थ्रू हैंडल, तो वहाँ पे जो है डोर एक ही पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा होता है. सो दैट्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन. लाइक डियर स्टूडेंट्स, हम सीलिंग फ़ैन डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो सेंटर वाला पॉइंट है इसके गिर्द जो है जो फ़ैन है वो रोटेट करता है. सो इट्स द एग्जांपल ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट्स. ऐसी लाइन जिसके गिर्द फोर्स एक्ट कर रही होगी उसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है. लाइक डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है. तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को यूजुअली जो है हम डॉटेड लाइन के साथ डिनोट करते हैं. तो आप देख रहे हैं कि जो बॉडी रोटेट कर रही है और जिस लाइन में फोर्स एक्ट कर रही है इसे कहा जाएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. और जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होगी उसे कहा जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन.
डियर स्टूडेंट्स, अब हम टॉर्क के बारे में पढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क का दूसरा नेम मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। किसी भी बॉडी में जब आप टर्निंग इफेक्ट देखते हैं, दैट इज एक्चुअली ड्यू टू इट्स टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज द टॉर्क। डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टा इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय लिवर आर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रही है, एक स्क्रू लिया गया है, एक नट है जिसको टाइट किया जा रहा है। तो जिसके साथ टाइट किया जा रहा है, जिस स्पैनर के थ्रू, यहाँ पे जो नीचे वाला हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, दैट इज द लिवर आर्म, और आप जहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको डिनोट किया गया फोर्स अप्लाइड। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसको कहा जाता है टॉर्क। टा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर भी ले सकते हैं, एल भी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, और लिवर आर्म या डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर। तो आपने टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इन दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉर्क का टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम में एज अ शॉर्ट आता है, तो आपने इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला और इसका यूनिट जो है वो आपने राइट कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हम यूजुअली नट को टाइट करते हैं या लूज करते हैं थ्रू द स्पैनर। यूजुअली जब भी आपने नट को टाइट करना होता है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही होती है दैट इज एक्चुअली यूज्ड टू टाइटन अ नट, सो इट इज नॉन एज द क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज टॉर्क। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो ऑपोजिट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज। अगर नट को टाइट किया गया है तो हमें नट को लूज भी करना पड़ता है। तो जब नट को लूज करने के लिए आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डियर स्टूडेंट्स, तो इसे कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। डियर स्टूडेंट्स, इन दो बातों को आपने माइंड में रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की जो है डेफिनेशन उसको आप मेमोराइज करेंगे कि आप किसी भी बॉडी को बैलेंस कब कहते हैं, जब जितनी भी एक बॉडी के ऊपर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों की दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगी, दोनों की दोनों सेम होंगी, तो इसे कहा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। नाउ आई विल रीड what I have said. What is clockwise movement? The torque or moment of force that is used to tighten a nut is called clockwise torque or moment. And what is the anti-clockwise movement? The torque or moment of the force that is used to loosen a nut is called anti-clockwise torque or moment. So, what is the principle of moments? A body is said to be balanced if the sum of the clockwise moments acting on a body equal to the sum of the anti-clockwise moments acting on the body. जितनी भी clockwise movement हैं वो इक्वल एग्जैक्टली होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के इक्वल, तो इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इसकी बेस्ट एग्जांपल एक सीसा है। हम यूजुअली ग्राउंड्स प्ले ग्राउंड्स के अंदर सीसा को देखते हैं, तो आपको डियर स्टूडेंट्स स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा है कि 2 पर्सन्स हैं, वो सीसा के ऊपर खड़े हुए हैं, और वो जो सेंटर वाला पॉइंट है उससे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर खड़े हुए हैं, और दोनों का जो वेट है वो ऑलमोस्ट सेम है। सो हम इन्हें कहेंगे कि ये बैलेंस्ड हैं, दे एक्चुअली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इफ द एंटी क्लॉकवाइज
moment and clockwise movement are equal, then the seesaw is called balanced. आप यूजुअली देखते हैं कि कभी कभी दो लोग, एक जिसका वेट ज़्यादा है और दूसरी साइड पे वो पर्सन बैठ जाता है जिसका वेट कम है, तो वो बैलेंस नहीं हो पाता। बैलेंस हमेशा तभी होगा सीसा जब दो बॉडीज उनका वेट सेम होगा, तो उन्हें कहा जाएगा सीसा के ऊपर वो बैलेंस्ड है और वो फॉलो करते हैं एग्जैक्टली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को। व्हेन समथिंग इज बैलेंस्ड अबाउट अ पाइवट, पाइवट जो है वो मिड वाले पॉइंट को कहा गया है, जो कि आपको सीसा के की जो डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है वहां पे भी है। सो द total clockwise movement will become equal to the total anti-clockwise movement. Dear students, now डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डियर स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास ऐसे पॉइंट को कहा जाता है जिसके ऊपर आप एक बॉडी के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, आप बॉडी के किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें कि वो बॉडी रोटेट ना हो, तो ऐसे पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहा जाता है? ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर होल वेट ऑफ द बॉडी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा हो, तो इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। सेंटर ऑफ मास जो है, इससे हम यूजुअली मैस ऑफ द बॉडी जो है, इससे मुराद मैस ऑफ बॉडी होती है, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मुराद होता है कि कितना वेट एक्ट कर रहा है। मींस मैस और ग्रेविटी दोनों का फ्यूजन इसमें आ जाता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास को हम यूजुअली इसलिए भी स्टडी करते हैं ताकि हम ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द बॉडी को देख सकें। जब बहुत सारी मोशंस किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड सी मोशन बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ज़्यादा सारी एक बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली मोशंस में से जब स्पेसिफिकली ट्रांसलेटरी मोशन को देखना हो तो आप सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करते हैं। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए को आप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप बॉडी की स्टेबिलिटी जो है उसको चेकआउट कर सकें। नाउ आई विल रीड द डिफरेंस। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ मास? It is the point such that applied force causes the system to move without rotation. It refers to the mass of the body. It is used to study the translatory motion of the body when it is in complicated motion. And what is center of gravity? It is a point where the whole weight of the body acts vertically downward. It refers to the weight acting to the all particles of the body. It is used to know the stability of the body where it is to be supported. डियर स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर मैं समराइज़ करती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिजिड बॉडी क्या होती है। ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें तो उस बॉडी की शेप चेंज ना हो, तो ऐसी बॉडी को कहा जाएगा रिजिड बॉडी, और इसकी एग्जांपल है डायमंड। सेकंड इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पॉइंट को कहा जाता है जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही हो उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? ऐसी लाइन जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही हो उसे कहा जाएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ टू थिंग्स, कि आप कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी का कितना मोमेंट आर्म, लिवर आर्म या डिस्टेंस वो कितना उसका है पाइवट पॉइंट से, तो इसको कहा जाएगा टॉर्क। टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल या आर भी कह सकते हैं, और इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है? एक बॉडी को हम कंप्लीटली बैलेंस्ड
कब कहते हैं? जब उस पे एक्ट करने वाले सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल एक सीसा है जिसके ऊपर टू पर्सन्स विद ऑलमोस्ट सेम वेट एंड they are at the same distance from the pivot point follow the principle of moments। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने लास्ट वाला टॉपिक देखा, डैट इज सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास, आप कोई भी बॉडी ले लेते हैं और उसके ऊपर जब आप फोर्स एक्ट करते हैं, बॉडी के बेशुमार पॉइंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे तो वो बॉडी रोटेट ना हो तो वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहलाएगा, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसके ऊपर होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड करता है। और सेंटर ऑफ मास को हम इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन देख सकें कि वो किस तरह से एक्ट कर रही है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किसी भी बॉडी की स्टेबिलिटी की चेकआउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने तमाम पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and also press the bell icon so that you can get the latest updates on the go. And thank you so much for listening.